नमस्कार। कभी सोचा है, मान लीजिए आप कोई केस हार गए और आपको लगा कि जज साहब से अपने ही फैसले में कोई चूक हो गई है। आपने उनसे कहा, भाई एक बार फिर से देख लीजिए, जिसे हम रिव्यू या पुनराविचार कहते हैं। पर अदालत ने आपकी अर्जी मानी नहीं, खारिज कर दी। अब क्या आप अदालत की इस ना के खिलाफ, मतलब रिव्यू अर्जी खारिज होने के आदेश के खिलाफ, आगे अपील कर सकते हैं या कोई और रास्ता अपनाना होगा? सुनने में ये शायद बहुत ही बारीक कानूनी बात लगे है ना, लेकिन इसी सवाल ने हाल ही में राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर की एक लार्जर बेंच को, मतलब वृहद पीठ को, काफी सोचने पर मजबूर किया है। हमारे पास उसी वृहद पीठ के एक अहम फैसले के कुछ अंश हैं। ये मामला है जोबनेर ग्रामीण बहुउद्देश्य सहकारी समिति लिमिटेड और स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद पारिक के वारिसान के बीच का। काफी पुराना मामला लगता है। आज हम इसी कानूनी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये मामला प्रोसीजरल लॉ का है और दिखाता है कि कई बार सही दरवाजा खटखटाना कितना जरूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं कि आखिर राजस्व मंडल की बड़ी बेंच ने इस सवाल का क्या जवाब दिया। बिल्कुल, सवाल सुनने में सीधा लगता है, पर इसकी जड़ें काफी गहरी हैं और अक्सर कंफ्यूजन पैदा करती हैं। मुद्दा यही है, रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई तो आगे अपील होगी या निगरानी, जिसे रिवीजन भी कहते हैं। और ये तय करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर गलत रास्ता चुन लिया तो केस शुरू में ही खत्म हो सकता है, भले ही आपके पास कहने को बहुत कुछ हो। तो इस खास मामले की कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? थोड़ा बैकग्राउंड जानना जरूरी है ताकि हम इस कानूनी सवाल की अहमियत समझ सकें। जी, ये कहानी थोड़ी लंबी है, जैसा कि जमीन के मामलों में अक्सर हो जाता है। शुरुआत हुई थी, सोचिए, 1989 में। तब स्वर्गीय जगदीश प्रसाद पारिक जी ने एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड को कैंसिल कराने के लिए निचली अदालत में केस फाइल किया था, उपखंड अधिकारी सांभर लेक के कोर्ट में। करीब 12 साल लग गए और 2001 में निचली अदालत ने उनका केस खारिज कर दिया। अच्छा, तो शुरू में जगदीश प्रसाद जी को राहत नहीं मिली? सही कहा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो गए पहली अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी यानी आरए जयपुर के पास, और यहां 2002 में मामला पलट गया। आरए ने निचली अदालत का फैसला रद्द किया और केस जगदीश प्रसाद जी के हक में डिक्री कर दिया, मतलब गिफ्ट डीड कैंसिल। और यहीं पर जोबनेर सहकारी समिति की एंट्री हुई होगी, जो शायद उस गिफ्ट डीड से जुड़ी थी। बिल्कुल। अब समिति को यह फैसला ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने आरए के इसी 2002 वाले फैसले के खिलाफ उसी आरए कोर्ट में पुनर्विचार यानी रिव्यू की अर्जी डाल दी। इसमें थोड़ी देर भी हो गई थी, तो साथ में देरी माफी की एप्लीकेशन भी लगाई। तो क्या देरी माफ हुई और उस रिव्यू अर्जी का क्या बना? देरी तो माफ हो गई थी 2006 में, लेकिन रिव्यू अर्जी पर फैसला आने में आप देखिए कई साल निकल गए। आखिरकार 2015 में आरए ने समिति की रिव्यू अर्जी को खारिज कर दिया। मतलब आरए ने कहा, हमारा 2002 का फैसला सही था। अच्छा, और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि अब समिति इस 2015 के रिव्यू खारिजी आदेश के खिलाफ क्या करे? अपील करे या निगरानी? एकदम सही, यहीं से शुरू हुई प्रक्रिया की कौर लड़ाई। समिति ने पहले क्या किया, इस 2015 के खारिजी आदेश के खिलाफ राजस्व मंडल में निगरानी यानी रिवीजन याचिका डाली। लेकिन 2016 में मंडल ने कहा, नहीं जी, निगरानी नहीं चलेगी, आपको अपील करनी चाहिए थी। अरे, तो मंडल ने खुद ही अपील का रास्ता बताया? फिर तो समिति ने अपील ही की होगी। हाँ बिल्कुल, समिति ने फिर उसी 2015 के खारिजी आदेश के खिलाफ मंडल में अपील दायर कर दी, और इस बार 2018 में मंडल ने उनकी अपील मान ली। ये देखिए, मंडल ने आरए के 2015 के खारिजी आदेश को रद्द किया और मामला वापस आरए को भेज दिया कि भाई आप रिव्यू अर्जी पर दोबारा सुनवाई कीजिए। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। पहले मंडल कहता है निगरानी नहीं, अपील करो, फिर अपील मान भी लेता है। क्या ये फैसला फाइनल रहा? नहीं, कहानी में भी और ट्विस्ट थे। मंडल के इस 2018 के फैसले के खिलाफ जिसमें अपील मानी गई थी, दोनों पार्टियां राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गईं। हाईकोर्ट ने 2021 में मंडल के फैसले को सही ठहरा दिया। मतलब मामला फिर घूम फिर के आरए के पास आ गया, रिव्यू अर्जी पर दोबारा सुनवाई के लिए। तो आरए ने दोबारा सुनवाई की, और इस बार क्या नतीजा निकला? हाँ, आरए ने दोबारा सुनवाई की और जनवरी 2022 में एक बार फिर समिति की रिव्यू अर्जी खारिज कर दी। नतीजा वही जो 2015 में था। और जाहिर है समिति ने फिर से मंडल में अपील की होगी, ये सोचकर कि पिछली बार तो हमारी अपील मानी ही गई थी। बिल्कुल यही हुआ। समिति ने जनवरी 2022 के इस नए खारिजी आदेश के खिलाफ फिर से राजस्व मंडल में अपील दायर की, लेकिन इस बार मंडल की डिवीजन बेंच के सामने फिर वही पुरानी आपत्ति उठाई गई
कि भाई कानून तो साफ कहता है, खासकर सीपीसी का ऑर्डर 47 रूल 7 कि रिव्यू अर्जी खारिज होने के आदेश की अपील हो ही नहीं सकती। यहीं पर असली उलझन पैदा हुई होगी। एक तरफ कानून का लिखा हुआ नियम, दूसरी तरफ इसी केस में मंडल का अपना पिछला फैसला, जिसे हाई कोर्ट ने भी सही माना था और जिसमें अपील को मेंटेनेबल माना गया था। ये तो वाकई एक पेचीदा स्थिति बन गई। सही पकड़ा आपने। डिवीजन बेंच ने इस विरोधाभास को देखा। उन्हें लगा कि भाई कानून की सही स्थिति क्या है, ये तो साफ होना चाहिए। आखिर रास्ता क्या है, अपील, निगरानी या कोई रास्ता है ही नहीं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और एक स्पष्ट कानूनी व्यवस्था देने के लिए डिवीजन बेंच ने सितंबर 2022 में एक कानूनी सवाल बनाया और पूरा मामला एक बड़ी बेंच यानी वृहद पीठ या लार्जर बेंच को रेफर कर दिया। वो कानूनी सवाल क्या था जिसे वृहद पीठ को तय करना था? अगर आसान शब्दों में बता सकें तो। बिल्कुल। वृहद पीठ के सामने सीधा सवाल ये रखा गया था, अगर कोई अदालत आपके रिव्यू की अर्जी खारिज कर दे तो क्या उस खारिजी के आदेश के खिलाफ कोई कानूनी रास्ता है, जैसे अपील या रिवीजन? और अगर कोई रास्ता है तो वो कौन सा है, अपील या रिवीजन? ये सवाल राजस्थान टेनेंसी एक्ट और सीपीसी दोनों के हिसाब से पूछा गया था। तो वृहद पीठ के सामने क्या तर्क रखे गए? समिति के वकील ने क्या कहा और दूसरी तरफ से क्या दलीलें थीं? देखिए, समिति के वकील ने तो जोर दिया कि अपील ही सही रास्ता है, जैसा कि पहले इसी केस में मंडल और हाईकोर्ट मान चुके हैं। उनका कहना था कि अगर कोई रास्ता नहीं देंगे तो ये तो अन्याय होगा। दूसरी तरफ जगदीश प्रसाद जी के वारिसान और बाकी वकीलों ने मजबूती से कहा कि जी कानून बिल्कुल साफ है। सीपीसी का ऑर्डर 47 रूल 7 साफ साफ कहता है कि रिव्यू अर्जी की नामंजूरी यानी खारिजी के आदेश की अपील नहीं होगी। हाँ, अगर रिव्यू अर्जी मंजूर हो जाती है तब ऑर्डर 43 के तहत अपील हो सकती है, क्योंकि तब मूल फैसला बदल जाता है या बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि खारिजी के खिलाफ अगर कोई रास्ता है भी तो वो सिर्फ निगरानी का हो सकता है, वो भी बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स पर, अपील तो बिल्कुल नहीं। ये बड़े दिलचस्प तर्क है। एक तरफ प्रोसीजरल क्लैरिटी और कानून का लिटरल इंटरप्रिटेशन, दूसरी तरफ पिछले फैसलों का हवाला और न्याय की दुहाई। तो वृहद पीठ ने इस गांठ को खोला कैसे? उनका विश्लेषण क्या था? वृहद पीठ ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस पूरे मुद्दे को देखा। उन्होंने कई चीजों पर गौर किया। पहला कि रिव्यू का मकसद क्या है। मकसद यह है कि वही अदालत जिसने फैसला दिया है अपनी गलती सुधार ले, ताकि ऊपर की अदालतों पर बोझ कम हो, मामले जल्दी निपटें। दूसरा, रिव्यू खारिज होने का मतलब क्या है। इसका सीधा मतलब है कि अदालत कह रही है हमारे मूल फैसले में कोई ऐसी गलती नहीं है जिसे रिव्यू करने की जरूरत हो, तो जो ओरिजिनल फैसला था वो अपनी जगह कायम रहता है। तीसरा, निगरानी यानी रिवीजन का रास्ता कब खुलता है। राजस्थान टेनेंसी एक्ट की धारा 230 कहती है कि निगरानी तभी हो सकती है जब उस आदेश के खिलाफ अपील का रास्ता ना हो। अब सोचिए, जब रिव्यू खारिज होता है तो मूल फैसला जो अक्सर अपील के लायक होता है तो बना रहता है, तो उस मूल फैसले के खिलाफ अपील का रास्ता खुला है। इसलिए रिव्यू खारिजी के आदेश के खिलाफ अलग से निगरानी का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, और सीपीसी के वो प्रावधान ऑर्डर 47 रूल 7 और ऑर्डर 43, इनको लेकर वृहद पीठ ने क्या कहा? ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वृहद पीठ ने इसे बिल्कुल साफ किया। देखिए, रिव्यू मांगना ऐसा जैसे आप कह रहे हैं, सर एक बार फिर से देख लीजिए प्लीज। अब अगर कोर्ट कहती है हाँ ठीक कह रहे हो, लगता है कुछ गड़बड़ है, मैं दोबारा देखता हूं, यानी रिव्यू मंजूर, तो इसका मतलब है कि पुराना फैसला अब सवालों के घेरे में है या हट गया है और मामला फिर से खुलेगा। क्योंकि इससे दूसरी पार्टी पर असर पड़ता है, इसलिए कानून ऑर्डर 43 उसे इस हाँ के खिलाफ अपील करने का हक देता है। ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट कहती है नहीं, मैंने सब देख लिया था, फैसला बिल्कुल ठीक है, यानी रिव्यू खारिज, तो पुराना फैसला वैसा का वैसा बना रहता है। इस ना के खिलाफ कानून ऑर्डर 47 रूल 7 कहता है कि आप सीधे अपील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास वो जो ओरिजिनल फैसला था उसके खिलाफ अपील करने का रास्ता तो अभी भी है, अगर टाइम लिमिट वगैरह के अंदर हो तो वृहद पीठ का मानना था कि कानून बनाने वालों की, मतलब विधायिका की, मंशा यही थी कि अगर रिव्यू खारिज हो तो आप मूल फैसले से लड़ें, न कि इस खारिजी के आदेश से। जी हाँ, उनका विश्लेषण इसी तरफ इशारा कर रहा था कि विधायिका ये नहीं चाहती कि मुकदमों की एक और चेन बन जाए, पहले मूल फैसले की अपील, फिर रिव्यू खारिजी की अपील या निगरानी। इससे तो मामला और लंबा खिंचेगा। उनका मानना था कि अगर रिव्यू खारिज हो तो पीड़ित पक्ष को मूल निर्णय के खिलाफ जो अपील का रास्ता मिला हुआ है उसी पर चलना चाहिए।
और ये बात भी अहम है कि रिव्यू खारिज होने पर पार्टी बिल्कुल बेसहारा नहीं हो जाती, जैसा कि शायद समिति के वकील कह रहे थे। बिल्कुल। वृहत पीठ ने ये साफ किया कि जिसका रिव्यू आवेदन खारिज होता है वो रेमिडीलेस नहीं है, उपचार विहीन नहीं है। उसके पास मूल डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार तो है ही, बशर्ते कानून की बाकी शर्तें पूरी हों। और अपील का दायरा तो रिव्यू से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अपील में आप फैक्ट्स और लॉ दोनों पर बहस कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर एडिशनल एविडेंस के लिए भी अर्जी दे सकते हैं, सीपीसी के ऑर्डर 41 रूल 27 के तहत। तो इन सब तर्कों और विश्लेषण का निचोड़ क्या निकला? फाइनली रिव्यू खारिज होने पर अपील या निगरानी या दोनों ही नहीं? निचोड़ बिल्कुल साफ और निर्णायक था। वृहत पीठ ने यह व्यवस्था दी कि पुनर्विचार प्रार्थना पत्र मतलब रिव्यू पिटीशन खारिज करने के आदेश के विरुद्ध राजस्व मंडल के सामने न तो अपील पोषणीय है, अपील नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि सीपीसी का ऑर्डर 47 रूल 7 साफ मना करता है, और ना ही निगरानी याचिका पोषणीय है। निगरानी भी नहीं? क्यों? क्योंकि मूल निर्णय के विरुद्ध अपील का उपचार उपलब्ध है, और जहां अपील का रास्ता है वहां राजस्थान टेनेंसी एक्ट की धारा 230 निगरानी को रोकती है। तो फिर सही कानूनी रास्ता क्या बचा? सही कानूनी रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है, वो जो मूल निर्णय या डिक्री थी जिस पे रिव्यू मांगा गया था और जो खारिज हुआ, उसके खिलाफ अपील करना। बेशक वो अपील कानून की तय समय सीमा और दूसरी शर्तों के दायरे में ही होगी। वृहत पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश के विरुद्ध मंडल के समक्ष निगरानी याचिका पोषणीय नहीं होकर मूल अपील के निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपील ही पोषणीय होना विधि सम्मत है। अच्छा, यानी अगर हम इसे इस केस पर लागू करें तो समिति को जनवरी 2022 में आरए द्वारा रिव्यू अर्जी खारिज करने के आदेश के खिलाफ मंडल में अपील या निगरानी कुछ नहीं करना चाहिए था। उन्हें सैद्धांतिक रूप से आरए के उस मूल फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए थी जो 2002 में आया था। हालांकि इतने सालों बाद टाइम लिमिट का मुद्दा तो बहुत बड़ा होता। हाँ बिल्कुल, वृहत पीठ के निर्णय का व्यावहारिक नतीजा यही निकलता है। उन्होंने प्रोसीजरल लॉ के एक बहुत ही अहम सवाल पर अब स्थिति स्पष्ट कर दी है। तो आज की इस चर्चा से ये बात तो शीशे की तरह साफ हो गई कि कानूनी प्रक्रिया में सही दरवाज़ा खटखटाना कितना ज़रूरी है। रिव्यू अर्जी का खारिज होना आपको उस खारिजी के खिलाफ लड़ने का सीधा टिकट नहीं देता, बल्कि आपको वापस मेन लड़ाई में जाना पड़ता है, यानी ओरिजिनल फैसले के खिलाफ अपील के मैदान में, अगर वो रास्ता अभी भी खुला है तो। बिल्कुल, ये निर्णय न सिर्फ इस खास मामले को दिशा देगा, बल्कि मुझे लगता है भविष्य में इस तरह के प्रोसीजरल सवालों पर जो बेवजह की मुकदमेबाजी होती है उसे कम करने में भी मदद करेगा। ये वकीलों और लिटिगेंट्स दोनों के लिए एक तरह से क्लियर गाइडेंस है। बृहत पीठ ने उन सभी वकीलों का शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने इस कानूनी नुक्ते को सुलझाने में कोर्ट की मदद की। और हमने देखा कि कैसे एक मामला जो 1989 में शुरू हुआ था जमीन के विवाद से, वो प्रक्रियात्मक सवालों में उलझते उलझते 2025 तक खिंच गया। ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। जब हम कानून की इन बारीकियों पर गौर करते हैं, जैसे रिव्यू खारिज होने पर अपील नहीं पर मूल फैसले पर अपील हो सकती है, तो ये सोचना भी लाजमी है कि क्या ये प्रक्रियाएं कभी-कभी न्याय पाने के रास्ते को अनजाने में और लंबा या शायद मुश्किल तो नहीं बना देती, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास सालों तक ये कानूनी लड़ाई लड़ने के साधन या समय नहीं होता। प्रक्रिया न्याय तक पहुंचने का रास्ता है, पर क्या कभी-कभी ये रास्ता खुद ही एक भूल भुलैया बन जाता है? इस पर सोचा जा सकता है।